हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना, याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। तो इससे होता क्या है ना कि जब भी कोई वीडियो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, जैसे वो अपलोड होती है चैनल पे, तो उसके नोटिफिकेशन, उसकी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, यूपी बोर्ड है और राजस्थान बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके चेकआउट कर लेना। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर, अच्छा कोलिजन हम लोग देख चुके थे पहले, और अब जो टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्या है यहाँ पे? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो पहले आप इसको देखना शुरू करते हैं। कोलिजन के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसको क्लासीफाई कर दिया गया है इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, तो अब मौका आ चुका है इलास्टिक कोलिजन को पढ़ने का। वो भी इजी पीजी चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन डायमेंशन में ही पूरा गेम चलने वाला है। ठीक, तो छोटा लेक्चर होने वाला है, तो बिना समय लगाए आपको लेके आते हैं पहले इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। ठीक है, पढ़ाने का स्टाइल आप लोगों को पता ही है कि जब भी कोई लेक्चर लेकर के आता हूं तो जो पहला स्लाइड होता है दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया, कि भाई आप उसको वहां दूर बैठे बैठे कैसे परसीव करोगे इस पूरे टॉपिक को। आपको ये क्या पता चलेगा कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं। कोलिजन तो पढ़ने वाले, लेकिन कोलिजन के अंदर सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है विच इज बेसिकली कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से चेक करो या फिर आप डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव से चेक करिए, आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जिक्र जरूर मिलेगा। ठीक है, या तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह दीजिए या तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस कह दीजिए। क्या बोले? या तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह दीजिए या तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस कह दीजिए, जिसको ना ई से किया जाता है रिप्रेजेंट, छोटे वाले ई से करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ऐसा क्या हो गया कि दिस क्वांटिटी बिकेम यूनिटलेस? तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक है, क्या होता है एकदम टॉप टू बॉटम पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत है कि आप लोग को? नहीं है, पक्का चलें। ठीक, तो अब यहां पे क्या क्या कहा गया? डेरिवेशन के लिए जो पूरी कहानी होगी ना, उस कहानी को सेट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यहां पे जो जाल बिछाया जा रहा है वो बिछाया जा रहा है डेरिवेशन को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज मूविंग इनिशियली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस पूरी कहानी की शुरुआत में आपको इमेजिन कैसे करना पड़ेगा? दो बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि इनिशियली मूव कर रही हैं अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन है और दो बॉडीज एकदम धन्नाते हुए मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, मान लेते हैं, या अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन मान लो। ठीक है, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर, मतलब दोनों के बीच में कोलिजन तो हो रहा है और विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या बोल दिया सर? यहाँ पे ये कह दिया गया, कौन सा कलर है? यहाँ पे ये कह दिया गया है कि विदाउट एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिस इज इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अगर आप लोगों ने गौर फरमाया होगा तो प्रीवियस लेक्चर के आखिरी में ना आपको एक टेबल, एक चार्ट से वाकिफ करवाया गया था, जहां पे इलास्टिक कोलिजन था, इनइलास्टिक कोलिजन था। अब वहां पे जो उनके की फीचर्स थे ना, उनके बारे में आपसे बात की गई थी। ठीक है सर, की फीचर्स क्या थे? अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, क्या होगा? अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो वहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। ठीक है, आया कुछ कुछ याद बेटा? आया कुछ कुछ याद कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा सर, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप बात करोगे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में,
अगर आप बात करोगे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में, तो इन इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम चलो कंजर्व्ड रहता है, टोटल एनर्जी चलो कंजर्व्ड रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है। कहां पे? इन इलास्टिक कोलिजन में। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज है वो तो ऑब्वियसली फिर अपन ने चार्ट से उठाई है, तो आपको याद तो आ रही है ना, ठीक है। तो इलास्टिक में भाई साहब सब कंजर्व, ठीक है, और इन इलास्टिक में बाकी सब तो कंजर्व्ड है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। इस बात को दिमाग में डाल लो शानदार तरह से। जो भी सवाल है इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते हुए तुमसे पूछे जाएंगे, है ना? आ गया समझ में? यस सर, आ गया समझ। तो इलास्टिक कोलिजन ऑल क्लियर, इन इलास्टिक कोलिजन ऑल क्लियर टू यू, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां पे कह दिया गया है कि देयर इज नो लॉस, कह दिया गया कि देयर इज नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी में अगर कोई लॉस नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी में अगर कोई लॉस नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ऑल कंजर्व्ड। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इसका मतलब क्या? इनइलास्टिक कोलिजन तो नहीं हो सकता, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब ये है इलास्टिक कोलिजन एब्सोल्युटली, ठीक है। एंड कंटिन्यूइंग टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन के बाद दे कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी इवन आफ्टर कोलिजन, तो एब्सोल्युटली इट इज अ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब चार बेसिक वेरिएबल्स जिनका जिक्र आपके सामने किया जाएगा। तो कहानी में भी क्या समझ में आया कि ठीक है भैया, दो बॉडीज हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक है। तो अब मैं इसका जो पूरा फंडा है ना वो आप लोग के सामने क्लियर करना स्टार्ट करता हूं, ठीक। चलो भाई देखो, ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी छोटी बनाए तो चलेगा ना? यस सर। अब क्या हुआ? एट कोलिजन, जब दोनों बॉडीज में कोलिजन होगा तो ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी कोलिजन हो गया, और कोलिजन के बाद जब ये मूव करेंगे तो फिर ये मूव करेंगे ये पहली वाली बॉडी और ये चलो दूसरी वाली बॉडी, ठीक है। अब ये कोलिजन के बाद का पूरा मसला क्या होने वाला है, जरा उस पर गौर करते हैं। तो पहले मैं एक बार बेसिक इनके डिनोशंस यहाँ पे सेट कर दूं क्या? मास m1, मास m2, मास m1, मास m2, मास m1, मास m2, ठीक है। नाउ मूविंग इनिशियल वेलोसिटी u1, मूविंग इनिशियल वेलोसिटी u2। अब देख क्या हो गया, जब यहाँ पे कोलिजन हो चुका है, ठीक है। तो कोलिजन वो तो मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की मैं फोटो लेके तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि यार जस्ट टक्कर हुई। अब वो जो टक्कर है वो कोलिजन को खुद डिफाइन करता है। कोलिजन क्या होता है? एक ऐसा आइसोलेटेड इवेंट जहाँ पे दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करती हैं फॉर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो दोनों बॉडीज हैं एक दूसरे पे फोर्स तो अप्लाई कर रही हैं, बट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो कोलाइड होने के बाद क्या होगा कि अब फिर ये वाली बॉडी जो है ना, यहां पे सवाल के अनुसार, या सवाल नहीं बोलना चाहिए, गिवन केस के अनुसार कहा गया कि दोनों बॉडीज दे बेसिकली कीप ऑन मूविंग अबाउट द सेम डायरेक्शन इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज इन द वेलोसिटी, देयर विल बी अ चेंज इन द वेलोसिटी। पहली वाली बॉडी जब टकरा गई दूसरी वाली बॉडी के साथ, तो पहली वाली बॉडी ने अपनी एनर्जी दूसरी वाली बॉडी को ट्रांसफर कर दी, तो अब दूसरे वाली बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी थोड़ी सी ज्यादा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसकी अब ये फाइनल वेलोसिटी है ना, तो दिस इज फाइनल वेलोसिटी दूसरी वाली की, फाइनल वेलोसिटी पहली वाली की। मेरे ख्याल से ये वाला फंड आप लोग के दिमाग में पूरा क्लियर है, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि सर एनर्जी वगैरह तो चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो भाई नो लॉस का मतलब ये है, मान लो पहले इसके पास 100 जूल थी, इसके पास 50 जूल थी, जब कोलिजन हुआ तो मान ले इसके पास हो गई 50 पर इसके पास हो गई 100। तो इंडिविजुअल जो बॉडीज हैं उनका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो सकता है, उनका जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो कलेक्टिव अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो कलेक्टिव अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है दोनों बॉडीज के मिला करके, और जो कलेक्टिव अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है दोनों बॉडीज के मिला करके, वो मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, ये वाला फंडा आप लोग को समझ में आ गया? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, u1 का मतलब क्या होगा, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पहली वाली बॉडी, ठीक है। उसी हिसाब से u2 क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दूसरी वाली बॉडी, v1 क्या हो जाएगा, फाइनल। भाई u का मतलब वैसे भी क्या होता है, इनिशियल, और v का मतलब वैसे भी क्या होता है, फाइनल। तो जब v1 है इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, और जब v2 है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ दूसरी बॉडी। तो जो चार अपने पास वेरिएबल्स थे वो आपको मैंने डायग्राम के सहारे से भी दिखा दिए। तो मैं ये चाहूंगा कि जो स्क्रीन पे अभी लिखा हुआ है आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर है बेटा? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर क्लियर है। और इसी चीज को समझाने के लिए यहां पे शानदार से मैंने फिगर बना के रख दिया है। तो भाई जो ऊपर वाला सिनेरियो है दैट इज द इनिशियल सिनेरियो, ठीक है। मतलब जब पहली बार देखा, जब पहली बार देखा तो ये सीन था, ये वाला सिनेरियो था एट कोलिजन, और ये वाला सिनेरियो है आफ्टर कोलिजन, मतलब फाइनल सिनेरियो, ठीक है। आपको ये वाली बात चमक गई होगी, इनिशियल सिनेरियो, एट द कोलिजन और फाइनल सिनेरियो। क्या कहते हो भाई, पक्का? यहां तक का मसला पूरा क्लियर है? यस सर पूरा क्लियर है। क्या है, क्या बात। चले आगे बढ़े। यस सर, ये सब पूरा नोट डाउन हमने कर लिया था। अब उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेशन को समझने से पहले मैं आपको जरा एक छोटी सी बात है ना वो बता दूं। देखो, की पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग द एंटायर डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन तो हम कर लेंगे, डेरिवेशन में कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें कंजर्व्ड है। बिकॉज अगर आप जानते हो कि फॉर एग्जाम्पल मान ले एक्स इज कंजर्व्ड, तो एक्स का कंजर्व्ड रहना, कंजर्व्ड का मतलब होता है कॉन्स्टेंट रहना। अब अगर तुम्हारे दिल में ये आ रहा है कि सर एक्स तो कॉन्स्टेंट रहती ही नहीं है, तभी तो वो एक्स है, तो भाई मैं तुम्हें बोलूंगा कि अपनी दिल की भावनाओं से जरा बाहर आ जाओ और एक्स को छोड़ो, तुम दूसरा वेरिएबल पकड़ो, ठीक है। मान लो m है कोई, ठीक है। अगर m इज कंजर्व्ड है ना, इसका मतलब ये होता है कि m चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला, जितना लीनियर मोमेंटम इनिशियली था उतना ही लीनियर मोमेंटम फाइनली भी रहेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, देखो, की पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग द एंटायर डेरिवेशन। पहला, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, पक्की बात है? यस सर, पूरे डेरिवेशन में इस बात का खास ख्याल रखना कि लीनियर मोमेंटम को कंजर्व्ड रखना है, इसको वेरी नहीं कर, वो होता भी नहीं वेरी, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। उसके बाद सिंस वी आर कंसर्न्ड विद द इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा। हालांकि दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। कैसे भाई, अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले नॉन कंजर्व्ड हो जाता, कंजर्व्ड नहीं रह पाता, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी, तो किसी भी प्रकार का कोलिजन हो, टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन इज यूनिटी। इसका मतलब क्या है, जो मैंने कहा था ना आपसे कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या जानना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। और ये समझो इस बात को कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ही कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के कोलिजन के लिए इस कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है यूनिटी, मतलब 1, ठीक है। तो पहले ये समझ जाएं कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या होगा, ठीक। तो जरा एक बात तुम समझो, एक बात तुम यहां समझो। भाई दोनों बॉडीज में टक्कर हो गई, ठीक है। तो दोनों बॉडीज में अगर टक्कर हो रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई एब्सोल्युटली इसकी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी एज व्हेन कंपेयर टू इसकी वेलोसिटी? बोलो हाँ कि ना। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ये वाली बॉडी तेज चल रही होगी, ये वाली बॉडी स्लो चल रही होगी, तब जाकर के इस वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी को ठोक दिया होगा, ठीक है। तो u1 ज्यादा रहा होगा u2 से, तभी कोलिजन हुआ, ठीक है। अगर ऐसा होता कि सामने वाली बॉडी तेज चल रही होती और पीछे वाली बॉडी स्लो चल रही होती, तो भाई जब सामने वाली तेज चल रही है वो निकल चुकी होती है ना, और तुम जिसके पीछे पड़े हुए थे तुम्हारी खुद की स्पीड कुछ नहीं है, और जिसके पीछे पड़े हो वो भाग रही है बहुत तेज, तो फिर तुम्हारे बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी ना भाई, तुम्हारे बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। वो
अमीर से और अमीर होते जा रही है, तुम गरीब से और गरीब होते जा रहे हो, तो यहाँ पे वो जो डिफरेंस है तुम दोनों के बीच का, तुम्हारे सपनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे में कभी ये दो लोग पास नहीं आ सकते, ठीक है। अगर पास आना या तो ऐसा हो जाए ये गरीब से गरीब होते जाए, है ना, और तुम थोड़े थोड़े अमीर होते जाओ, तब तुम्हारा मुलाकात हो सकता है। या तो ऐसा हो जाए कि यार वो चल ठीक है, फिर भी वो चल रही है अपनी स्पीड से, लेकिन तेरे अंदर वो आ गया, वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप की फीलिंग, तो अब तू तेजी में चल रहा है, तो तब जाकर के यहाँ पे तुम्हारा जो है वो मीटअप हो सकता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? तो ये वाला मसला होता है। तो भाई अगर पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी तो कैसे अप्रोच करेगा? वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली हमने केस ही वो बना के रखा है जिसमें पहली वाली बॉडी क्या तेज चल रही है, तो ऑब्वियसली इस वाले सिनेरियो में अप्रोचिंग हो रही है। क्या हो रही है सर? अप्रोचिंग। इसको लिख दूं क्या मैं? यस सर, लिख देते हैं। तो इसमें बेसिकली दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। यस सर। लेकिन अब क्या हुआ, टक्कर के बाद हुआ ये कि पहली वाली बॉडी की एनर्जी दूसरी वाली बॉडी में ट्रांसफर हो गई, तो टकराने के बाद अब ये वाली बॉडी आगे जाएगी ज्यादा तेजी से और ये वाली बॉडी आगे जाएगी स्लोली स्लोली। तो यहाँ पे ये वाली बॉडी ज्यादा आगे जा रही है, ये वाली बॉडी स्लोली स्लोली आगे जा रही है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरियां हैं वो बढ़ती ही जाएंगी, कॉल्ड एज सेपरेशन। इन दोनों के जो बीच की दूरियां हैं वो बढ़ती ही जाएंगी, कॉल्ड एज सेपरेशन। इतनी आरामदायक बात है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का? तो भाई अपने दिमाग में ये वाली फीलिंग पूरी तरीके से बैठा लो, तरीके से, कि अगर पहली वाली बॉडी की स्पीड ज्यादा है दूसरी वाली बॉडी की स्पीड कम है तो अप्रोच वाला सिनेरियो बन रहा है, और जब ये दूर दूर जाएंगे तो सेपरेशन वाला सिनेरियो बन के आपके सामने वापस आ रहा है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया भाई। इस डायग्राम की जरूरत मुझे दो जगह पढ़ने वाली है, इस डायग्राम की जरूरत मुझे दो जगह पढ़ने वाली, लेकिन अपन टीचर है इसको अपन यूज करेंगे। तुम्हें बनाना पड़ेगा इसको दो बार, मैंने बना दिया एक ही बार, ठीक है। देखो कहां कहां जरूरत पड़ने वाली है। एक तो जब मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस का डेफिनेशन तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा तब जरूरत पड़ेगी, और दूसरा जो हमको ये पॉइंट प्रूव करना है ना कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो उसके डेरिवेशन में मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, बोलो हाँ कि ना। पक्का? यस सर, पूरा क्लियर है। तो अब मैं तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ठीक है भाई, ध्यान देते हुए चलना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, पहली बात तो ई से करेंगे अपन इसको रिप्रेजेंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अपन ई से करेंगे रिप्रेजेंट। तो उसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो। अच्छा भाई, तो पहले दिमाग में क्लियर कर लो कि हाँ भाई जो भी है ना एक रेशियो है, ठीक है, किसी का तो रेशियो होगा, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ। भाई एक बात समझो, इनिशियल केस में अप्रोचिंग हो रही थी, फाइनल केस में सेपरेशन आ रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब फाइनल केस, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या तुम्हें मेरी ये वाली बात समझ में आ गई? क्या तुम्हें मेरी ये वाली बात समझ में आ गई कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा तो पूरा क्लियर लग ही रहा है। अब एक काम करेंगे ना, इसका मैं फॉर्मूला भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, इसका फॉर्मूला भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ठीक है। हल्का सा बड़ा लिखेंगे इसको अपन, देखो
ई मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर रेजिलियंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, सुनना भाई। पहले u1 ज्यादा था और u2 कम था, और कोलिजन के बाद क्या हुआ कि बॉडी ए ने ट्रांसफर कर दी एनर्जी किसको, बॉडी बी को। तो अब इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो v2 बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो v2 माइनस v1 अपॉन नीचे क्या लिखा है सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अप्रोच कहां हो रहा है सर, अप्रोच हो रहा है सर इनिशियल केस में, ठीक है। इनिशियल केस में जब अप्रोच हो रहा है तो कौन ज्यादा बड़ी वैल्यू लेकर के बैठा है, u1 या फिर u2। तो आप देख सकते हैं कि भाई जब ये जाकर के इसको अप्रोच कर रहा है, जब ये जाकर के इसको अप्रोच कर रहा है, तो भाई अब वो तो वहां बैठी हुई है, अब अगर इसको अप्रोच करना है उसको, तो ये जाएगा ना उसके पास भगते 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 भगते, तुमने भी करा होगा यार, तुम समझ गए, ठीक है, कि जब अप्रोच करना होता है तो भाई हम जाते हैं भगते भगते। तो हाँ भैया u1 की वेलोसिटी ज्यादा होगी एज वन कंपेयर टू u2, u1 माइनस u2, ठीक है। चमका, ये वाला फंडा, ये वाला केस आपके दिमाग में क्लियर हो गया है क्या? यस सर, ये वाला केस दिमाग में क्लियर हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस इज डिफाइंड एज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छा, दूरियां कब आती हैं? दूरियां तब आती हैं जब ये चलने लगी तेज और तुम पड़ गए स्लो, ये चलने लगी हैं तेज और तुम पड़ गए हो स्लो, तो वो निकल जाएंगी आगे, तुम रह जाओगे पीछे। तो ये जो दूरियां है ना, इसे कहा जाता है सेपरेशन। और पहले वाले केस में क्या हुआ था कि तुमने जान लगा दी थी भाई, ठीक है, तुमने अप्रोच करने के लिए जान लगा दी थी, तुम भागे भागे गए उनके पीछे, तो यहां पे इसे कहा जाता है अप्रोच, इसे कहा जाता है सेपरेशन। इट इज एज सिंपल एज दैट। और इसी को अपन, इस रेशियो को अपन कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। मेरे ख्याल से आपको ये बात जो है ना आपके दिल में बैठ गई होगी, क्योंकि आपने इसको दिल से रिलेट कर लिया होगा। तो जल्दी एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। आया फंडा क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। भाई अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसकी यूनिट क्या हो सकती है, तो भाई साहब आपके दिमाग में गलत सवाल आ गया। क्यों? वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी करोगे तो वेलोसिटी बचा, तो वेलोसिटी बचा तो क्या बचा? मीटर पर सेकंड। नीचे भी क्या होगा? वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी करोगे तो वेलोसिटी बचेगा। तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, कट गया ना, ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएगा यूनिटलेस क्वांटिटी। अब मैंने क्या कहा था कि डायग्राम तुम बनाओगे 2 बार, मैं करूंगा सिर्फ 1 ही बार, ठीक है। तो मैंने यहां पे कर दिया। अब तुम्हारी कॉपी स्मार्ट कॉपी नहीं है, लेकिन हमारा बोर्ड स्मार्ट बोर्ड है, तो भैया हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहां पे, इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग का जो काम था वो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब इसकी हल्दी मेहंदी हो गई बेटा, क्या हो गई? इसकी हल्दी मेहंदी हो गई। और अब हम इस बात को प्रूव करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में विस्कोसिटी कोएफिशिएंट नहीं रे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर कैसे रहेगी? यहां पे कहा गया ना आखिरी वाले पॉइंट में, ठीक है, कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर रेजिलियंस फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू यूनिटी। ये अपन को बताना है। तो उसके लिए पहले एक काम करो बेटा, इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके पहले तो एक बार डायग्राम बना लो, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना है, डायग्राम बड़ा बड़ा बनाना, और उसके बाद करेंगे इसका अपन प्रॉपर डेरिवेशन, जहां पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू को 1 प्रूव करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो और बनाओ कॉपी के अंदर। चलें ठीक है भैया, इतना पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। अब इसके जो सबसे बेहतरीन रूल्स होते हैं, है ना, इस पूरे गेम के सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 रूल्स होते हैं, जरा उन पर आपका ध्यान में करवाता हूं आकर्षित, ठीक है। तो पहला क्या होता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। तो भाई इलास्टिक कोलिजन की आप बात कर रहे हैं, है ना, तो मोमेंटम इज बेसिकली कंजर्व्ड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि टोटल momentum initially of the entire system is equal to total momentum finally of the entire system, ठीक है। तो भैया टोटल मोमेंटम इनिशियली का मतलब क्या होता है? m1 u1, और दूसरे वाले का मतलब m2 u2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनली। इसका मतलब क्या हो जाएगा? m1 v1 और क्या हो जाएगा? m2 v2।
यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, सब पूरा क्लियर है। तो पहले वाले का इनिशियल मोमेंटम, दूसरे वाले का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू पहले वाले का फाइनल प्लस दूसरे वाले का फाइनल, ठीक है। तो अब एक काम करो, m1 को रखो कॉमन, ठीक है, तो u1 माइनस हो जाएगा v1, बढ़िया है सर, इज इक्वल्स टू m2 को रखो कॉमन, v2 माइनस यहां फेंक देना, u2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन, बोलो हाँ कि ना। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, लेकिन सिर्फ लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व्ड होता है क्या? नहीं सर, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। क्या कंजर्व्ड होती है? काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो अब इसको लिखने जरा अपन, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो भाई जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है तो उसका फंडा क्या होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम, तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर है, यह सब पूरा क्लियर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हाफ कॉमन निकाल लो, हाफ से हाफ तो निपट ही गया, तो यहां पे बचेगा भाई m1 वाला सब कुछ एक तरफ, m2 वाला सब कुछ एक तरफ, ठीक है। तो हाफ कॉमन आ चुका है, तो यहां पे क्या बचेगा m1, और फिर ये क्या हो जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां बचेगा m2, और ये क्या बचेगा अपने पास में, क्या v2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा हाफ m2 उस तरफ आ चुका है तो u2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा u2 का स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मेरे ख्याल से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक का फंडा पूरा क्लियर है। इक्वेशन 1 निकाला गया है इस बेसिस पे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, और इक्वेशन 2 निकाला गया इस बेसिस पे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। आपको ये दोनों बात समझ में आ गई, इत्मीनान से समझ में आ गई, ठीक है, पक्का, ओके। अब जरा गौर करते हुए चलना, अपना जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो तो ये प्रूव करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, मतलब जो ई था ना, उसकी वैल्यू आएगी 1 के बराबर, ठीक है। अब ई हम जानते हैं, ई बेसिकली क्या था, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, दैट वॉज बेसिकली ई के बराबर, ठीक है। तो वो अपन को प्रूव करना है। अब एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ना बकायदा डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या बोला मैंने, दोनों इक्वेशंस को बकायदा डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से कर दे, फर्स्ट को सेकेंड से कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपन इसको डिवाइड करेंगे, मान ले मैंने सेकेंड को फर्स्ट से कर दिया डिवाइड, तो इससे क्या मिलने वाला है जरा गौर करना, m1 से m1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन नीचे बचेगा क्या, u1 माइनस v1, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारे पास इसके बियॉन्ड क्या बचने वाला है, ये बचेगा तुम्हारे पास v2 का स्क्वायर माइनस का u2 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा, v2 माइनस u2। अब तुम एक बात जानते हो, क्या तुम में से कोई भी ऐसा है जो u1 में से एक u1 काट देगा, v1 में से एक v1 काट देगा, कोई है क्या ऐसा? भाई अगर हो भी तो भी बताना मत मुझे, है ना, इस बात को अपने तक ही रखना, बिकॉज अब तुम एक नई चीज सीखने वाले हो, यहाँ पे ऐसा नहीं घटता है भाई, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, ऊपर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसको खोल सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में, ठीक है। क्या बोला मैंने, आप इसको खोल सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में, ठीक। तो एक काम करूंगा मैं, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर था ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी खोल दूं उसको, ये क्या बन जाएगा, u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, ठीक है, इसको बोलते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। और नीचे क्या है तुम्हारे पास, u1 माइनस v1 था, तो लिख देंगे इसको u1 माइनस v1, लिख देंगे इसको u1 माइनस v1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब तुम्हारे पास क्या बच रहा है बेटा, इज इक्वल टू, अब तुम्हारे पास में क्या बच रहा है, यहां दिख रहा है v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, एक ही बात हो गई है, a प्लस बी ए माइनस बी, एक ही बात हो गई है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी,
और नीचे तुम्हारे पास क्या बचेगा, इसी का माइनस वाला फैक्टर होगा। जी हाँ, v2 माइनस u2 था, तो v2 माइनस u2, तो यहां पे अपन कर देंगे क्या, v2 माइनस का u2। अब जरा मेरी बातों पे गौर फरमाया जाए तो मजा आए। एक काम करो ना यार, एक काम करो, पहले तुम ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तुम ना इस शानदार सी हैंडराइटिंग में जो लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर तुमको अपन आगे लेके चलते हैं। हो ही गया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब क्या है कि अब यहां से तुम्हें चीजें कैरी करना आसान रहेगा, यहां से चीजों को कैरी करना आसान रहेगा। देखो इसकी हल्दी मेहंदी हो चुकी है u1 माइनस वी1 की, और v2 माइनस u2 इसकी हल्दी मेहंदी हो चुकी है। तो अब जो बचेगा, अब वो क्या बचेगा तुम्हारे पास, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2। बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। अब देख क्या होता है, यहाँ पे u1 और मतलब u वाले टर्म एक तरफ लेकर के आ जा और v वाले टर्म्स को एक तरफ पटक दे। ठीक है, एक बात तेरे को बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है, u1 माइनस u2, याद कर u1 माइनस u2, तो u1 माइनस u2 था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बोलो हाँ कि ना। यहां जब आप एकदम जान से पढ़े थे पीछे तो आप अप्रोच कर रहे थे, सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसको तो लिखना बनता है भाई, ये तो लिखना बनता है कि दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और यहां पे जो है ना ये v2 माइनस वी1, अब तुम खुद समझ गए कि सर ये v2 माइनस वी1 क्या है, अब तुम खुद ही समझ गए हो। देखो ये दोनों बराबर है बेटा, ये दोनों एकदम बकायदा क्या है सर, दोनों बराबर हैं। अब जो ये v2 माइनस वी1 है वो क्या है, पीछे करना पड़ेगा, यहां देख लो, ये साक्षात ही है। ठीक है, v2 माइनस वी1 भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ये। ठीक, क्या है सर, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसको भी लिख दिया जाए बड़े ही प्यार भरे शब्दों में कि दिस इज द, ये ग्रीन कलर शायद बोर्ड पे आप लोग को सही नहीं लगता क्या, बताना मुझे एक बार, है ना। तो अभी इसको मैं लिख दूंगा व्हाइट से ही। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर जाने की वेलोसिटी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब मजेदार चीज क्या है कि हमको तो ये प्रूव करना था सर कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज यूनिटी इज 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो नाउ एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, नाउ एज वी नो दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब भैया v2 माइनस वी1 और u1 माइनस u2, देखो भाई क्या हो गया, v2 माइनस वी1 और u1 माइनस u2 ये दोनों बराबर हो चुके हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए। भाई जब दोनों बराबर हो चुके हैं, दो सेम तरह की चीजों को अगर डिवाइड करूंगा तो भाई मेरा आंसर क्या आ जाएगा। अरे यार मत तो करो, जब दो सेम तरह की चीजों को डिवाइड करोगे तो ये बोलने में किस बात की शर्म के आंसर 1 है, पक्का। और इसी को अपन कहते हैं, ज्यादा प्यार आता है इसके ऊपर तो बोलते हैं यूनिटी, एकता। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यूनिटी, एकता। आया समझ की नहीं आ गया, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। यस सर, तो इस हिसाब से हमने प्रूव कर दिया है कि इलास्टिक कोलिजन अगर होता है 1 डायमेंशन में दो बॉडीज के बीच में, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि पहली वाली बॉडी कितनी शिद्दत से पड़ी दूसरी वाली बॉडी के पीछे। ठीक है, और जब उसके बाद जब टक्कर हो गई तो फिर दूसरी वाली बॉडी कितनी शिद्दत से भाग रही है पहली वाली बॉडी के रिस्पेक्ट में। आपको जब ये पता होता है तो फिर आप निकाल के ले आते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक, तो अब एक काम करो, पूरा इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका दे रहा हूं मैं। यहां से हुआ था पूरी कहानी की शुरुआत, यहां से हुई थी पूरी कहानी की शुरुआत, है ना। हो गया इसका स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर ये था वो आखिरी कंक्लूसिव पॉइंट जहां पे हमने प्रूव कर दिया कि भैया इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना, 1 के बराबर। यस सर, ये वाला फंडा हमें पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है ना। चले तो अब इसको जरा क्लियर किया जाए आप लोग के लिए।
ओके और ये अगर आपने इसका अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ ऑल्सो। हो गया, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। यस सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात जो मैंने समझाई है शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी, आप अच्छे से इमेजिन कर पाए चीजों को, तो आप इस वीडियो पे जरा प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी है फिजिक्स में, और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। आपका अगर कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हर एक कमेंट हम देखते हैं कि अरे यार इस कमेंट को तो बच्चे ने क्या है मजाक मजाक में लिख दिया है, ठीक है, या इस कमेंट के पीछे बहुत दिल से लिखी हुई बातें हैं। तो अगर आपका फीडबैक जेन्युइन होगा तो उस पर काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। इसी के साथ क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।